आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सैलाइन सॉइल, जिसे आम हम अपनी उर्दू ज़ुबान में थोर ज़दा ज़मीन कहते हैं, या हम इसको कहते हैं सफ़ेद कलर वाली ज़मीनें, सैलाइन सॉइल। इन ज़मीनों को जो सैलाइन सॉइल कहा जाता है, इनकी पहचान क्या है? इन ज़मीनों की पहचान आपको वाज़ी होगी ज़्यादातर सर्दियों के महीने में, अगर आपने अपनी ज़मीन का तजिया नहीं करवाया। कैसे? आपने देखा होगा मुख्तलिफ जगहों पर जब सर्दियों का महीना होता है तो आपको ज़मीन की ऊपर वाली सतह पर सफ़ेद रंग का नमक नज़र आ रहा होता है, कलर नज़र आ रहा होता है, नमकियात नज़र आ रहे होते हैं। ये पहचान है सैलाइन सॉइल की, जिसमें हम क्या कहते हैं कि हल पजीर नमकियात की तादाद ज़्यादा होती है, मिकदार ज़्यादा होती है। हल पजीर नमकियात में मसलन वो कैल्शियम के नमकियात हो सकते हैं, वो मैग्नीशियम हो सकती है, वो सोडियम क्लोराइड जो हमारा खाने वाला नमक है ये होता है। इसके अलावा कार्बोनेट, बाई कार्बोनेट या सल्फेट्स, यानी ये जिप्सम की भी कुछ ना कुछ मिकदार इसमें मौजूद होती है। तो इन ज़मीनों का अगर हम केमिकल तजिया करवाएं, एनालिसिस करवाएं, तो उसमें क्या शराइत है जिसकी बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि ये जो ज़मीन है वो क्या है, सैलाइन सॉइल है। इन ज़मीनों की आपने जब रिपोर्ट अपने सामने रखनी है तो आपने ये देखना है सबसे पहले कि इस ज़मीन की ईसी कितनी है। तो ये जो ज़मीनें हैं इनकी ईसी, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, बरकी मौसलियत, वो 4 से ज़्यादा होगी, डेसीसेमन पर मीटर। तो अगर तो ज़मीन की ईसी 4 से ज़्यादा है तो एक इंडिकेटर आपका पूरा हो गया। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि इनकी इस ज़मीन की जो आपने अपनी रिपोर्ट सामने रखी उसमें पीएच कितनी है, जिसे हम कीमियाई तामुल कहते हैं उर्दू ज़ुबान में, या हम आम ज़ुबान में ज़मीन का बुखार कह देते हैं, या हम ज़मीन की तेज़ाबियत कह देते हैं। तो पीएच इन ज़मीनों की जो है वो 8.5 से 8.5 से कम होगी, 8.5 से ज़्यादा नहीं होती। और इसके अलावा होती है एक सोडियम एडजॉर्प्शन रेशो, इसे हम कहते हैं SAR। ये फिर किसी वीडियो में डिटेल के साथ बताऊंगा कि ये होती क्या है। हमारा ये भी आपकी उस रिपोर्ट के ऊपर लिखी होती है। तो ये होनी चाहिए कितनी, 13 से कम अगर हो तो फिर वो ज़मीन क्या है, सैलाइन है। इसके अलावा एक होता है मुतबादिल सोडियम की शरह, यानी एक्सचेंज एबल सोडियम परसेंटेज, ESP, ये 15% से कम होती है। तो ये मैं साथ शेयर भी कर रहा हूँ। तो ये चारों खसूसियात अगर आपने देखी कि इसमें कोई एक में से है और 3 यानी 50% से ज़्यादा परसेंट जिस तरफ जा रहा है तो वो ज़मीन उस तरफ जा रही है। अगर इनमें से 3 प्रॉपर्टीज़ हैं या 2 भी मौजूद है तो इसका मतलब है अगर आपने लापरवाही की, अपनी ज़मीन के ऊपर तवज्जो ना दी, फसलों की काश्त के हवाले से, पानी के हवाले से, खादों के हवाले से, नमियाती मादे के हवाले से, तो आने वाले चंद सालों में ये ज़मीन आपकी मुकम्मल तौर पर भी कलर वाली, सफ़ेद कलर वाली ज़मीन में तब्दील हो सकती है। अच्छा, अब इन ज़मीनों में जो मैंने बात की कि सर्दियों में ऊपर आपको कलर नज़र आता है, गर्मियों में कम नज़र आता है, तो उसकी वजह क्या है? इनमें नमकियात होते हैं हाल पजीर, यानी पानी के अंदर हाल शुदा है। जब हम सर्दियों में पानी जो बुखारात बनता है वो नीचे तक इतनी शिद्दत नहीं होती धूप की या टेम्परेचर की कि वो जो निचली सतह है ना ज़मीन की, वहाँ से पानी नहीं उड़ता, वो ज़मीन के अंदर रहता है, ठंडी रहती है ज़मीन। जो ऊपर वाला 1-2 इंच है ना ज़मीन का, ऊपर वाली जो सतह है 2-3 इंच मैक्सिमम, तो उसके ऊपर जब धूप पड़ती है ना तो वहाँ से पानी उड़ जाता है। अब आपको पता है जिस पानी में हमने नमक हल किया हुआ हो, फिर उस पानी को हम गर्म करके उड़ा दे तो पीछे क्या बचेगा, नमक। तो इसी तरह उस पानी के अंदर, ज़मीनों के अंदर नमक हल होता है, या नमकियात हल होते हैं, हल पजीर नमकियात होते हैं। तो जब धूप पड़ती है, बुखारात बन के पानी उड़ जाता है तो पीछे क्या बचता है, नमक। तो इसी वजह से सर्दियों में ये आपको ऊपर वाली सतह पर सफ़ेद रंग का नमक नजर आता है, कलर नजर आता है, जबकि गर्मियों में ये कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि गर्मियों में फुट तक नीचे, 1.5 फुट तक भी तपिश जाती है, हीट जाती है सूरज की रोशनी, जिससे क्या होता है, यानी गहरी तह में से पानी ऊपर तक आता है, बुखारात बन के उड़ता है। तो वो क्योंकि नीचे से पानी आ रहा है तो नमकियात वहीं नीचे रह जाते हैं और पानी बुखारात बन के उड़ जाता है, तो हमें ये वाला जो कलर है वो कम नजर आता है। यानी इसकी अगर आपने रेक्टिफिकेशन करनी हो तो खासकर जब आप सर्दियों में फसल काश्त करते हैं, काश्त से पहले अगर आपने रौनी की हुई है तो उसके बाद आप देखिएगा आपको प्रोमिनेंट जो है वो ज़मीन की ऊपर वाली सतह पर कलर नजर आता है। अच्छा, अब इस ज़मीन का नुकसान क्या है? ये ऐसी ज़मीन है जिसमें ना तो यानी कहते हैं फ्लाकुलेशन, गाला साजी, ढेले बनना, छोटे छोटे एग्रीगेट बनना, यानी कि ज़रात इकट्ठे हो जाना, छोटे छोटे ढेले बन जाना, वो भी इसमें सलाहियत है। ये मसामदार भी होती है, कोई जड़ों की बढ़ोतरी में भी ज़्यादा रुकावट का बायस नहीं बनती। अच्छा, इसके अलावा जो है वो ये नरम भी होती है, कोई ज़्यादा सख्त भी नहीं होती। इसके अलावा इसका जो फर्टिलिटी स्टेटस है, जो जरखेज़ी है, वो भी कोई ज़्यादा बुरी नहीं होती, वो भी ठीक ही होती है। इसमें एक ही मसला है, जो सबसे बड़ा मसला है, वो होता है हाई ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉइल सोल्यूशन। यानी जो ज़मीन के अंदर पानी मौजूद है, जो हल पानी ज़मीन की साख्त में मौजूद है, ये हम लगाते हैं, जिसे हम कहते हैं सॉइल सोल्यूशन, ज़मीनी महलूल, तो उसके अंदर नमकियात इतने ज़्यादा होते हैं हल पजीर कि उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब आप कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या चीज़ है? मैं आपको समझाता हूं
मैं इस कमरे में बैठा हुआ हूं, मैं अकेला हूं, मैं चाहता हूं कि मैं इस दीवार पर भी टक्कर मारूं, इस साइड पर भी टक्कर मारूं, इस साइड पर भी मारूं, या मेरे सामने कोई बंदा खड़ा है मुझसे टक्कर मारने जा रहा हूं, तो मैं पूरा जोर लगा के जाऊंगा। अगर कोई पीछे आके मेरी गर्दन से मुझे पकड़ ले, ऐसे हाथ डाल के मुझे पीछे खींचे, तो मेरा जोर टूट जाएगा। फिर 4 बंदे और आ जाए तो मैं बिल्कुल ही रुक जाऊंगा। तो जो पानी के मालिक्यूल है वो इधर मूव करते हैं, इधर मूव करते हैं, फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। जैसे जैसे नमकियात आएंगे तो नमकियात और पानी के मालिक्यूल के दरमियान आपस में अट्रैक्शन की कुव्वत पैदा हो जाती है, आपस में कशिश पैदा हो जाती है, जिससे क्या होता है, पानी के मालिक्यूल की हरकत रुकती जाती है। इसकी मैं मिसाल देता हूँ आपको। आपने कभी देखा जब नदी नालों का पानी बह रहा होता है या दरिया का पानी बह रहा होता है, जो ज्यादा नमकियात नहीं होते जिसके अंदर, तो वो ठाठे मार के बह रहा होता है, लहरें बन रही होती हैं। क्यों? उसमें वाटर पोटेंशियल हाई होता है। जबकि अगर आप गंदे नालों का पानी देखें तो ऐसे लगता है पानी चल ही नहीं रहा, क्योंकि उसके अंदर फजलात नमकियात इतने ज्यादा होते हैं कि जो पानी के मालिक्यूल है वो उनके मुकाबले में कम हो जाते हैं, समझ लें। तो पानी के मालिक्यूल की जो फ्री एनर्जी है, जो फ्री प्रेशर है, वो टूट जाता है। तो यहां पर समझाने के लिए मैं आपको इतना कह सकता हूं कि जब हम मिठाई खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई मीठी चीज खाते हैं, तो फौरन थोड़ी देर के बाद हमें प्यास की शिद्दत महसूस होती है। वो क्यों? जब हमने मीठी चीज खाई तो जो हमारी बॉडी के अंदर टोटल हमारा ब्लड है, या कह लें कि हमारा सोल्यूशन है मौजूद है, वो गाढ़ा हो जाता है। इसका मतलब है पानी की जो फ्री मूवमेंट है वो कम हो गई। तो उससे क्या होगा, हमारी बॉडी का जो ऑस्मोटिक क्या कह लें प्रेशर है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो फिर हमें क्या चाहिए, पानी पीना पड़ता है। जब हम पानी पीते हैं तो बहुत ज्यादा पी जाते हैं बाद दफा, ठीक है। तो उससे क्या होता है, फिर हम जाके रिलैक्स होते हैं, हम कहते हैं जलन होनी शुरू हो गई है। अब होता क्या है, जमीन के अंदर नमकियात इतने ज्यादा है कि वो पानी जो है वो बजाय जड़ों में जाने के जड़ों से वापस खींच लेती है। यानी जो पौधे के अंदर सोल्यूशन है, पौधे के जिस्म के अंदर सोल्यूशन है, उसमें जो शुगर है या कोई और नमकियात है, जितने भी आयंस हैं, वो सोडियम है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, बोरॉन है, जिंक है, या उसके अंदर तैयार शुदा खुराक है, वो सारी मिला के पौधे के जिस्म के अंदर जो पानी है वो पतला होता है, बानिस्बत जो जमीन के अंदर पानी है उसमें नमकियात की मिकदार ज्यादा होती है। तो आप सिर्फ समझने के लिए इतना ध्यान में रख लें कि मेरे पास 2 लीटर पानी है, 1 लीटर में मैंने डाला 200 ग्राम चीनी और दूसरे लीटर में मैंने डाली 800 ग्राम या 500 ग्राम चीनी। तो जो पानी की मूवमेंट होगी वो कहां से कहां होगी, 200 वाले से 500 वाले में। क्यों? कि जो होगा ना 500 वाला, उसका जो वाटर पोटेंशियल है वो कम होगा, और जो 200 वाला इसमें चीनी की मालिक्यूल कम है, पानी की जोर ज्यादा है, तो जहां से पानी उसमें मूव करेगा। तो यही समझ आप कि जमीन के अंदर जो नमकियात होते हैं, हालपजी नमकियात हैं सैलाइन साइल में, वो ज्यादा होते हैं, जिससे क्या होता है, पानी की जो मूवमेंट है जड़ों के अंदर जाना, अगर उसका जमीन में जो है पोटेंशियल ज्यादा होगा तभी जड़ों में जाएगा ना, तो उसका जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है वो कम होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है पानी को अपनी तरफ खींचना, तो जो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है, जिससे क्या होता है, जड़ें, पानी हम लगाते भी हैं, जमीन में पानी भी मौजूद होता है, न्यूट्रिएंट्स भी मौजूद होते हैं, खासकर जो पानी के साथ न्यूट्रिएंट्स जाते हैं, तो जड़ों को वो दस्तयाब नहीं होते। जड़ों को क्या कह लें, मसनूई खुश्क साली का सामना, ड्राउट का सामना करना पड़ता है, पानी की कमी का सामना करना पड़ता है, जो सबसे बड़ा मसला है। अच्छा, ये मसला बाद में फिर भी कंपनसेट हो जाता है। असल मसला कब आता है, बीज को पानी चाहिए होता है उगने के लिए, जिसे हम कहते हैं वाटर इम्बाइबिशन। अच्छा, अब जब हम अगर बीज सूखा जो ऐसे जमीन के अंदर छट्टा कर देंगे और जमीन में पानी लगा देते हैं, तो जमीन के अंदर क्योंकि हाइड्रोजन नमकियात ज्यादा होते हैं, तो बीज पानी जज़ब नहीं कर पाता। जब बीज पानी जज़ब नहीं करेगा, अगर थोड़ा बहुत करेगा, तो उसके साथ नमकियात बहुत ज्यादा होते हैं, वो भी साथ आ जाते हैं, जिससे क्या होता है, जर्मिनेशन पुअर होती है, बहुत कम जर्मिनेशन होती है। तो इसलिए इन जमीनों में एक तो क्या कहा जाता है कि आप गपछट के तरीके से काश्त करें, या आप ऑगमेंटेड सोइंग करें, कि आप खुश्क जमीन को तैयार करें, उसके अंदर आप बीज डालें, उसको मिक्स करके आप जो रीजर चला के छोटी छोटी खेलियां बना दें, उसके बाद आप पानी लगा दें। तो क्या होगा, जो पानी आप लगाएंगे वो डायरेक्ट जो है वो इन कंटेक्ट विद सीड, बीज के साथ नहीं आएगा, जिससे क्या होगा, आपका जो बीज है उसके उगने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जड़ों से नमकियात दूर रहते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने एक वीडियो बनाई तो उसमें कहा था, मुख्तलिफ केमिकल से ट्रीट करके अगर आप बीज को लगाएंगे, यानी बीज के अंदर नमकियात बढ़ा के बीज को बिजाई करेंगे, तो वो क्या करेगा, बाहर से पानी लेगा बजाय अपना पानी खारिज करने के। तो इस तरह जर्मिनेशन सबसे बड़ा इशू होता है। तो इसलिए इसमें आप कोशिश करें कि 30% तक ज्यादा बीज इस्तेमाल करें, ताकि जर्मिनेशन जो है वो बेहतर हो। गपछट के तरीके को फॉलो करें, या बेड के ऊपर जो काश्त है उसको फॉलो करें, या ऑगमेंटेड सोइंग जो है, खासकर मैं गन्नम की अगर बात करूं तो उसे आप फॉलो करें। इसके अलावा दूसरा और इसका हल क्या है, जो हल है वो मैंने आपको बता दिया। ये जमीन किसी फसल के लिए बुरी नहीं है। आप कोशिश करें इन जमीनों में हैवी इरिगेशन करें, हर साल एक दफा गहरा हल चलाएं, उसके बाद अच्छी तरह यानी कि जबरदस्त तरीके से फुल 1-1 फुट तक अगर पानी लगा सकते तो लगा दें, नहरी पानी। लेकिन अगर आपके पास नहरी पानी भी महदूद है और आपका जो ट्यूबवेल का पानी है वो आप लाजमी चेक करवा लें। अगर उस पानी में भी प्रॉब्लम है तो फिर तो ज्यादा मसला बनता है। अगर पानी आपका ट्यूबवेल का ठीक है तो आप जितनी ज्यादा इरिगेशन करेंगे, यानी जो आपाशी का वक्फा उसे कम कर दें, गहरा हल हर साल चलाएं, तो उससे क्या होगा, इनका सिर्फ एक ही हल होता है कि आप इतना पानी लगाएं कि नमकियात जड़ों से नीचे चले जाए। फिर अगली दफा वो पानी लगेगा, फिर नमकियात जड़ों से नीचे चले जाएंगे। तो इन नमकियात को आपने जड़ों से नीचे रखना है, आपकी फसल होती रहेगी। और इसमें सबसे ज्यादा बेहतर आपको रहती है धान की फसल।
कि धान में पानी क्योंकि ज़्यादा खड़ा रहता है तो लिहाजा ये नमकियात नीचे रहते हैं। अच्छा, इसके अलावा इन ज़मीनों को अगर आप खुला छोड़ देंगे एक शशमाई के लिए, एक साल के लिए गैर आबाद छोड़ दोगे तो ये बैरन होने शुरू हो जाएंगी। तो उसमें क्या होगा, आपका ज़मीन मज़ीद ख़राब हो जाएगी। क्यों? ऊपर धूप पड़ती रहेगी, पानी लगेगा नहीं, नीचे वाला पानी ऐसा ऐसा ऊपर की तरफ हीट की तरफ बुखारात बनता हुआ ऊपर से उड़ता रहेगा और सारे नमकियात ऊपर वाली सतह पर आ जाएंगे, जिससे क्या हो जाएगा, आपकी ज़मीन मज़ीद ख़राब हो जाएगी। तो पहली बात तो आपने इन ज़मीनों को खाली नहीं छोड़ना। दूसरी बात है कि इसमें आप वो ज़मीनें वो फसल काश्त करें जो साल को बर्दाश्त कर जाती हैं, जैसा कि जौ वगैरह है या तेलदार अजनास है या आपका धान की वैराइटीज़ है, शहीन बासमती, ठीक है। या इसके अलावा आप इन ज़मीनों को आप इसमें जंतर काश्त करें, गवारा काश्त करें। अच्छा, इसके अलावा एक कलर घास होती है, ठीक है, उसको पत्थर चट भी कह देते हैं, मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं इसको, ठीक है, साल्ट वीट भी कहते हैं इसको। वो आप काश्त करके जब वो फूलों पर आना स्टार्ट करें तो उसको आप ज़मीन के अंदर दबा दें। इसके अलावा आप इसमें पोल्ट्री मैन्योर यानी जो मुर्गी फार्म का जो फुजला होता है वो इस्तेमाल करें। शुगर केन की जो मोलेसेस होती हैं जो आपको ये शुगर फैक्ट्री से मिल जाती हैं, वहाँ से वो लेकर इस्तेमाल करें। कंपोस्ट का इस्तेमाल करें, या ये जो मैंने बताया कि जंतर काश्त करें, गवारा काश्त करें, उसको जितना आप नमियाती मादा इन ज़मीनों में बढ़ाएंगे उतनी ये जल्दी आपकी ज़मीनें जो है वो मज़ीद अच्छी होती जाएंगी। अच्छा, इसके अलावा और आपने क्या करना है, इन ज़मीनों में नामियाती मादा बढ़ाने के अलावा आपने जब भी बिजाई करनी है आपने पोटाश लाजमी देनी है। पोटाश से जो बाकी ये साल्ट्स है ना, इनका असर कम होता है, पौधे के अंदर कुव्वत बर्दाश्त आ जाती है काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, और आपने फास्फोरस और पोटाश वाली खादें कोशिश करें, फास्फोरस आप SSP इस्तेमाल करें या आप उसमें मोनो अमोनियम फास्फेट जो MAP है, जो तेजाबी खादें हैं, ठीक है, वो आप इस्तेमाल करें। तो उसके साथ आप SOP लाजमी इस्तेमाल किया करें। अगर आप 100 से 200 किलो साथ में जिप्सम इस्तेमाल करेंगे तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ना भी करें तो मसला नहीं, क्योंकि इसमें पहले जिप्सम थोड़ी सी मिकदार में मौजूद होता है। उससे सिर्फ ये होता है कि अगर कुछ गैर हाल पजीर नमकियात भी है तो वो भी हाल पजीर ज़रा जल्दी हो जाएंगे और नीचे चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पर मैं जिप्सम आपको रिकमेंड ये टेक्निकली जो है वो रिकमेंड नहीं कर रहा। अच्छा, अगर आपने SSP इस्तेमाल कर ली और साथ में आपने SOP इस्तेमाल कर ली तो यही काफ़ी है। नाइट्रोजन की खाद बिजाई के वक्त ना डालें, ठीक है, क्योंकि वो पानी खड़ा होता है तो आपकी सारी खाद ज़ाय हो जाएगी, वोलेटिलाइज हो जाएगी, उड़ जाएगी। इसमें आपने जब फिर आगे पहला पानी लगाना है तो उस वक्त आप इसे नाइट्रोजन की खाद दें और कोशिश करें कि इन ज़मीनों को जो नाइट्रोजन की खाद है या तो आप दें कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट या आप ज़्यादा बेहतर है कि आप इनको दें अमोनियम सल्फेट। अगर आप यूरिया ही इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर यूरिया के साथ आप अगर सल्फर मिला लें तो यूरिया की स्प्लिट बढ़ा दें। जहाँ आपने अगर 1.5 बोरी देनी है तो पौनी बोरी डालें, 3 किस्तों में देनी है, 2 किस्तों में देनी है तो 3 किस्तों में डालें। नाइट्रोजन जो है इसको वो आपने स्प्लिट बढ़ा देनी है। पानी का वक्फा इसका आम जो हमारी नॉर्मल ज़मीन होती है उसमें से कम रखना है आपने, क्योंकि इसको पानी की शिद्दत का सामना करता है। पानी आपको इसको जो है वो लगाते रहे लेकिन उसका वक्फा कम कर दें ताकि स्ट्रेस में ना आए, जड़ों को पानी मिलता रहे। अच्छा, इसके अलावा सबसे जो मेन बात है वो ये है कि इन ज़मीनों में बोरान की टॉक्सिसिटी हो सकती है, इन ज़मीनों में सोडियम की टॉक्सिसिटी हो सकती है। इसके अलावा भी कुछ आयंस हैं जिनकी जो है वो टॉक्सिसिटी हो सकती है, यानी जहरीला पानी हो सकता है। तो आप कोशिश करें इन ज़मीनों में आप यूरिया के साथ जिंक डाल दें, उससे काफ़ी बेहतरी हो जाएगी। लेकिन जो बोरान है इसका आप कोशिश करें इन ज़मीनों में बिजाई के बाद इस्तेमाल ना करें। इसका आप एनालिसिस किए बगैर स्प्रे भी ना करें। अगर आपने एनालिसिस करवाया और आपकी ज़मीन में बोरान का लेवल टॉक्सिसिटी पर नहीं है तो फिर आप कोशिश करें, जैसे ये सोलियोबोर है सिंजेंटा का, या आप कह लें कि दूसरी कोई प्रोडक्ट्स आपको मिक्सचर मिल जाते हैं लिक्विड की फॉर्म में, तो आप कोशिश करें बोरान के 2 स्प्रे कर दें। आप बोरान को इन ज़मीनों में नीचे इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर हो सकता है थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हुआ, बोरान का ज़्यादा हुआ तो टॉक्सिसिटी होगी जिससे आपकी पूरी फसल बुरी तरह डैमेज हो जाएगी। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया इन ज़मीनों में नाइट्रोजनी जो खाद है वो आप 25% ज़्यादा इस्तेमाल करें। यानी अगर नॉर्मल ज़मीनों में आप 2 बोरी यूरिया इस्तेमाल करते हैं, जहाँ हम कह लें कि गंदम के लिए 57 kg रिकमेंड की जाती है पर एकड़ औसत ज़रख़ीज़ ज़मीन के लिए, तो यहाँ पर आप उसको 70 kg पर ले जाएं, क्योंकि इसमें जो अवेलेबिलिटी है न्यूट्रिएंट्स की वो कम होती है कि हम तो खाद डालेंगे लेकिन मिलेगी नहीं उतनी ज़्यादा पौधों को। तो इसलिए हमें नाइट्रोजन खाद जो है वो सप्लेट भी बढ़ाने पड़ते हैं और साथ में क्या करना पड़ेगा, आपको उसकी मिकदार भी बढ़ानी पड़ेगी। और जो मैंने अभी शुरू में ही जो मैंने बात की, मेन हाल वही है कि इन ज़मीनों में कोशिश करें आपका जो ट्यूबवेल का पानी है वो अच्छा है तो वो भी अच्छी तरह लगाएं, दबा कर लगाएं। और इस तरह अगर नहरी पानी अवेलेबल है तो वो आप गहरा हल चलाएं, हर साल कम से कम एक दफ़ा चीज़ल चलाएं, और चीज़ल चलाने के बाद आप इसको हैवी इरीगेशन दें ताकि वो पूरा सीजन वो 1-2 मीटर नीचे तक चले जाए सार्स, और आपकी फसल का जो रूट जोन है वो फ्री हो जाए। इसके अलावा क्या तरीकाकार है, इसके अलावा जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, बाद जगह पर ये होता है कि ट्यूबवेल का पानी होता है खराब, नहरी पानी भी अवेलेबल होता है, लेकिन जो शशमाई नहरें होते हैं वहाँ पर नहरी पानी इतना नहीं होता कि वो तमाम रकबे को शराब किया जाए हर बारे के ऊपर। तो क्या करते हैं हमारे दोस्त, नहरी पानी और ट्यूबवेल का पानी इन दोनों को मिक्स कर लेते हैं, जिससे क्या होता है दोनों पानी मिलाने से टोटल पानी अनफिट हो जाता है। तो वो जब आप ज़मीन में लगाएंगे तो थोड़े बहुत साल्ट उसने जमा कर दिया, अगली बारी फिर लगाएंगे, फिर थोड़े बहुत साल्ट जमा हो जाएंगे, फिर लगाएंगे, फिर थोड़े बहुत साल्ट जमा हो जाएंगे। तो ये गलत तरीका है। इसका बेहतरीन तरीका क्या है कि आप लगाएं एक दफ़ा नहरी पानी,
अगली दफा ट्यूबवेल का लगा लें, उससे क्या होगा, जब आपने नहरी पानी लगाया तो वो जो हल्प नमकियात है ना वो नीचे चले जाएंगे जड़ों से। अगली दफा आपने लगाया ट्यूबवेल का पानी, थोड़े से हल्प नमकियात वहां पर इकट्ठे हो गए, फिर उससे अगली बार जब आप फिर लगाएंगे उसका नहरी पानी तो फिर वो नमकियात नीचे चले जाएंगे। इस तरह क्या होगा, वॉशिंग होती रहेगी नमकियात की, और आपका जो रूट जोन है फसल का वहां पर नमकियात अक्यूमुलेट नहीं होंगे, इकट्ठे नहीं होंगे। तो ये सबसे बेहतर तरीका है अगर आपका ग्राउंड वाटर जो है वो अनफिट है। अगर आपका ट्यूबवेल का पानी भी ठीक है, नहरी पानी भी ठीक है, फिर बेशक मिक्स करके लगाएं और कोशिश करें इन रकबों में आप वो फसलें लगाएं जो साल को बर्दाश्त करती हैं। जैसा कि मैंने कहा, इन रकबों में धान का लगाना ज्यादा सूदमंद होता है, फायदेमंद होता है।